हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ प्रीलिम्स, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज़। जो हमारे प्रीलिम्स जो पेपर फर्स्ट है उसका यूनिट जो 10 है उसमें ये दिया गया है, तो हम उसको डील करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी कि एक्चुअली में स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में अंतर क्या है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्रिएट होता है कि अगर वो पूछ लेता है कि चार ऑप्शंस आपको वो दे देगा कि एनएचआरसी, एसपीएससी और जैसे कि नीति आयोग वगैरह, और इसमें से उन्होंने पूछ लिया कि स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कौन सी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी, तो वो आपको पहचानना ज़रूरी है। तो उसका डिफरेंस आज हम समझेंगे। जैसे कि स्टैट्यूटरी बॉडीज़ आर एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में एक्ट लाकर उनको बनाया जाता है। ठीक है, वेयर इज जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशन या हमारा जो संविधान है उसमें उनका मेंशन किया गया है और उन्हीं से उनकी पावर्स डिराइव होती हैं। जो भी पावर्स वगैरह वो उसमें बताई गई हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये जो कमीशन है इसका ये पावर या ये फंक्शंस हैं। ठीक है, तो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एक्ट के द्वारा कोई भी कमीशन बनाया जा रहा है तो वो स्टैट्यूटरी हो जाएगा, और जो आर्टिकल में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल मेंशन है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगा। ठीक है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं उनको हम इसलिए स्टैट्यूटरी बोलते हैं क्योंकि स्टैट्यूटरी का मतलब होता है स्टैट्यूज आर लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर है उसके द्वारा जो लॉज बनाए गए हैं वो होते हैं स्टैट्यूट्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। नीति आयोग है, एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सीबीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो काफ़ी हमारे पास एग्जांपल्स हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के। ठीक है, और एग्जांपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे इलेक्शन कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम आज देखेंगे इलेक्शन कमीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए, काफ़ी लोग इसके लिए सर्च भी कर रहे हैं, तो आई थिंक ये वाला टॉपिक मैं सबसे पहले लेकर आ रही हूँ आपके लिए। तो ये एक्चुअली में है क्या, ये है परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब संविधान में एक आर्टिकल मेंशन है, तो क्या हो जाएगी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी। ठीक है, इसका काम क्या होता है, टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। हमारे देश में जितने भी इलेक्शंस होते हैं सो सेंट्रल लेवल पर, नॉट ऑन इन दी स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, स्टेट पर तो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं मतलब हमारे देश में वो इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है, कौन सा आर्टिकल इससे डील करता है, आर्टिकल 324। ठीक है, आर्टिकल इसमें आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और कब फॉर्मेशन हुआ था, 26 जनवरी 1950। ठीक है, कंपोजिशन भी देख लीजिए आप कि आर्टिकल 324 में ये बताया गया है कि कंपोजिशन क्या होगा। जैसे कि द इलेक्शन कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब एक इलेक्शन कमिश्नर होगा, उसके अलावा जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं वो प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो डिसाइड करेंगे टाइम टू टाइम कि हमारे कितने होने चाहिए, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा उसके अलावा कितने अदर मेंबर्स होंगे। तो अभी जो कंडीशन चल रही है वो 1+2 है, मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, बाकी 2 अदर सच इलेक्शन कमिश्नर्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। उसके अलावा जो कंडीशंस हैं सर्विस और टेन्योर वगैरह की वो भी प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, On 16 October 1989, the President appointed 2 more election commissioners to cope with the increased work of the election commissioner on lowering the voting age from 21 to 18 years to 18 ईयर्स। मतलब क्या हुआ था कि 1989 से पहले हमारे देश में एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता था जो पूरे देश के इलेक्शंस को हैंडल करता था। उसके बाद क्या हुआ कि जब 16 अक्टूबर 1989 को जब जो एज थी हमारी 21 इलेक्शन देने की, इलेक्शन वोट देने की, वो 18 ईयर्स कर दी ना, तो उसके बाद इसका जो फॉर्मेशन हो गया था वो कैसे हो गया, 1+2 हो गया, मतलब 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड
उसके अलावा जो अदर सच इलेक्शन कमिश्नर्स हो जाएंगे, ठीक है। टेन्योर क्या है, 6 से 65 ईयर्स, मतलब जो भी सबसे पहले हो जाएगा वो हो जाएगा 6, मतलब बेसिकली तो 6 ईयर्स होता है, ठीक है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड द 2 other chief election commissioners have equal power and receive salary allowances and other requisites which are similar to those of a judge of the Supreme Court। देखिए यहाँ पर MPPSC में इतने मतलब घुमाकर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट UPSC में इस तरह के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कि वो पूछ लेता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी जो सैलरी है वो किसके इक्वल है, UPSC के इक्वल है या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस तरह से वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें सिमिलर टू दोज ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो हमें क्या याद रखना है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी जो सैलरी है या अलाइंसेस है वो किसके इक्वल है, सिमिलर टू दोज ऑफ अ जज, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसके इक्वल होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये UPSC में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। रिमूवल कैसे होगा, जैसे हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हटाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, तो उसमें क्या होता है कि एक रिजोल्यूशन पास्ड होता है जो दोनों मतलब पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं उनके द्वारा पास्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा विद स्पेशल मेजॉरिटी, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि सिंपल मेजॉरिटी रिमूवल ऑफ CEC या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज बाय लाइक स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी या 2-3 एग्जाम और ऑप्शंस दे देंगे तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या देखना है, स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू होता है। रिमूवल प्रोसेस ऑफ CEC, जो रिमूवल प्रोसेस है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर ये जो अलाइंसेस हैं और रिमूवल सब किसके इक्वल है, सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल है। आर्टिकल 124 का 4 में ये सब दिया गया है। एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैंट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस, मतलब जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो ठीक है समझ आ गया कि वो उनका स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू रिजोल्यूशन पास करवा के हम उनको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो अदर हैं, जो 2 और अदर हैं, उनका जो रिमूवल होगा वो सबसे पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो रिकमेंड करेंगे, उसके बाद ही होगा, ठीक है। फंक्शंस क्या हैं, आपको समझ आता होगा कि हमारे देश में जितने भी इलेक्टोरल रोल्स होते हैं या जो भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं वो उनकी लिस्ट वगैरह तैयार करना, ये सब कहाँ से होता है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है, ठीक है। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉग्निशन देना और इलेक्शन सिंबल्स बताना, वो भी ये सब इलेक्शन कमिश्नर का काम होता है। कोड ऑफ कंडक्ट, जब जो इलेक्शंस होने वाले होते हैं उसके पहले जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो वो भी इन्हीं के द्वारा होता है। इस तरह के इनके कुछ फंक्शंस हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप एक बार देख लीजिए वो करते क्या हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि अब भी हमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखने हैं हमारे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फर्स्ट कौन थे, MP के कौन से, ये सब, ठीक है। तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, सुकुमार सेन, इंपॉर्टेंट है फैक्ट्स एंड लॉन्ग ड्यूरेशन CEC मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर शॉर्ट फॉर्म है। कल्याण एंड सुंदरम एंड सुकुमार सेन 9 ईयर्स के लिए रहते हैं। ओनली वुमेन CEC कौन है, इंपॉर्टेंट है, सामा कीजिएगा, VS रमा देवी। सेकंड जो अभी प्रेजेंट में वो 23rd है, तो उसके पहले के भी हम एक बार देख लेते हैं कि जो 22nd हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे इंडिया के, वो OP रावत रहे हैं। उसके बाद अभी प्रेजेंट में कौन चल रहे हैं, सुनील अरोड़ा, ठीक है। अब MP के देख लेते हैं कि MP के फर्स्ट स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ओम प्रकाश रावत हैं, फर्स्ट रहे थे, ठीक है। उसके अलावा प्रेजेंट में कौन है, श्री वसंत प्रताप सिंह, ठीक है। ये हमने देख लिया कि हमारे इंडिया में किस तरह का इलेक्शन होता है, कौन करवाता है, कैसे रिमूवल होता है, किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, किसके इक्वल उनकी सैलरी होती है, ये सब हमने देख लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो सब सिंपल हो, सब सेम होता है, सिर्फ कुछ पॉइंट्स को छोड़कर बाकी पूरा कॉपी होता है, ठीक है। तो एक बार अगर आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पढ़ लिया है तो आपको स्टेट इलेक्शन कमीशन को पढ़ने के लिए अलग से नहीं बैठना पड़ेगा, आपको उसी में हो जाएगा। जैसे जो सेंट्रल का होता है, वो जो भी इलेक्शंस होते हैं उनके, वो कौन कराता है, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और बता देती हूँ। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ये जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सब करवाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब इंडिया लेवल पर,
ठीक है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो पंचायत के होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ के होते हैं, और जो भी उनका सुपरिटेंडेंस होता है, डायरेक्शन होता है, कंट्रोल होता है, वो करवाते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो होते हैं वो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो इलेक्शंस होते हैं वो करवाते हैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, आर्टिकल 243 के एंड 243 ZA, राइट। उसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑब्वियस वहाँ पर प्रेसिडेंट कर रहे, तो यहाँ पर कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ है, भोपाल में उनका। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 1 जनवरी 1994, उनका 26 जनवरी 1950, राइट। तो एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट मोटो ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन, हमारे MP का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका मोटो क्या है, एवरी वोट प्राइसलेस, एवरी लोकल बॉडी सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये हमारा स्टेट और चीफ जो इलेक्शन है वो हो गया है हमारा। अब हम देखते हैं NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ये कैसी बॉडी है, सबसे पहले बताइएगा आप मुझे कि ये कैसी बॉडी है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक एक्ट के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, कब बनाई गई है, 28 सितंबर 1993 को। ठीक है, वैसे इसका नाम पहले क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। पर्पस क्या है कि जो भी इंडिविजुअल के लाइफ से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, इन सबको वो देखती है और इनके अगेंस्ट वो काम करती है। कॉम्पोजिशन क्या है, मल्टी मेंबर बॉडी जिसमें एक चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स होंगे। ठीक है, 1 चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स। चेयरमैन कौन होंगे, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हमारे इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं रिटायर्ड हो चुके हैं वो होंगे। उसके अलावा जो मेंबर्स होंगे वो 2-3 कंडीशन है, जैसे कि वो मेंबर शुड बी सर्विंग और रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सर्विंग जो चल रहे हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं, कोई भी हो सकता है। उसके अलावा सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मतलब रिटायर्ड भी हो सकते हैं और सर्विंग भी हो सकते हैं। उसके अलावा 2 ऐसे लोग और होंगे जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में काफ़ी नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, ये सब। ठीक है, तो हमने देखा चेयरमैन प्लस 4 मेंबर्स क्या है, NHRC का कंपोजिशन है। उसके अलावा द कमीशन ऑल्सो हैज़ 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जिसमें कौन कौन होते हैं, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, देखो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है इसमें, जैसे कि वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन में आपको 5 ऑप्शंस दे देंगे जिसमें से एक नहीं होगा, तो वो कौन सा नहीं होगा। ठीक है, इस तरह के अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी। इंपॉर्टेंट है, 6 मेंबर कमेटी के द्वारा एक कमेटी बनती है जिसमें वो उनकी रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, राइट। तो उसके अलावा PM हेड होते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं। जो 6 मेंबर्स हैं उसमें मैं आपको बता रही हूँ, जैसे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर्स ऑफ द अपोजिशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द सेंट्रल होम मिनिस्टर, राइट। टेन्योर क्या होता है, 5 से 70 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए वो, राइट। नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, मतलब उनके जैसे एक बार उनका इलेक्शन जो क्या होता है अपॉइंटमेंट हो गया, उसके बाद वो नेक्स्ट फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टेट और चीफ मतलब सेंट्रल लेवल पर नहीं होगा। उसके अलावा इनकी इम्पॉर्टेंट है कि इनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो एडवाइजरी होती हैं, जैसे कोई भी है उसमें अगर इन्होंने कोई रिकमेंडेशंस दिए तो वो बाइंडिंग नहीं होगी कि आपको करना ही है। ये एक एडवाइजरी कमीशन है, वो आपको सजेशंस देते थे कि अगर आपको ये नहीं तो ऐसा कर लीजिए, लेकिन बाइंडिंग नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इट्स एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है हमारे NHRC का, वो हमारा न्यू दिल्ली में है। उसके अलावा फंक्शंस क्या है, जैसे कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल सेफगार्ड्स हैं उनको रिव्यू करना, ये सब। फर्स्ट चेयरमैन कौन है NHRC के, कौन रहे हैं, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, राइट। उसके अलावा प्रेजेंट कौन है, HL दत्तू। ठीक है, ये हमारे कुछ कमीशंस हो गया। हम धीरे धीरे 2-3 पार्ट में ये सारे कमीशंस को कवर कर लेंगे, तो आपके लिए प्रीलिम्स के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद एक सीरीज़ और कर देंगे जिसमें आपके वीडियोस जैसे कवर हो जाती हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस